मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से रिपोर्टर अनूप गुप्ता मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। अनूप, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस तरह की गहमा गहमी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं दिल्ली में, खासतौर से इस हलफ बर्दारी तकरीब को लेकर, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी को लेकर। और चूंकि 2014 में भी जब हलफ बर्दारी तकरीब हुई थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, तो एक अलग नज़ारा था। कई मुल्कों के जो हेड है वो मदऊ किए गए थे, इनवाइट किए गए थे, और पड़ोसी मुल्कों के भी। लेकिन इस बार पड़ोसी मुल्कों में भी कौन हो कौन ना हो, इसको लेकर भी कुछ चर्चा हो रही है। अनूप, नहीं, सबसे पहले देखिए बता दूं कि आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में आयोजित किया जाता है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल पे जी। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से फोरकोर्ट में आयोजित किया गया था, तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों ने उस समारोह में शिरकत की थी। बीजेपी और राष्ट्रपति भवन को भी ये लगा कि इस बार और संख्या लोगों की बढ़ेगी, इस वजह से फिर से फोरकोर्ट में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि तकरीबन 6500 से ज़्यादा लोग इस समारोह में पहुंचेंगे। जहां तक गेस्ट की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, यानी सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। देखिए, खास बात है कि पिछली बार नवाज शरीफ पहुंचे थे, पाकिस्तान को तरजीह दी गई थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा गया है। ये अपने आप में खास बात है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार कहती रही है कि आतंकवाद और दोस्ती एक साथ नहीं की जा सकती है, इसी का परिणाम है कि इस बार पाकिस्तान को इस शपथ ग्रहण समारोह से दूर रखा गया है। दूसरी जो खास बात है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनके परिजनों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। 54 परिवारों को आइडेंटिफाई किया गया है बीजेपी की तरफ से, और उन 54 परिवारों के जो परिवार हैं, उनके जो लोग हैं, उनको इस शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा गया। तो ये दो बातें जो है खास तौर से है। सबसे बड़ी बात है कि 6500 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर अतिथि होंगे मौजूद उस शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जो फोरकोर्ट है उसमें बैठने की व्यवस्था भी पूरी तरह से की जा रही है। जी, एक और एक ट्विस्ट यहाँ पर मिल रहा है। चूँकि कल जिस तरह से हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद होगी, उसमें कई मुल्कों के हेड्स मौजूद होंगे। ऐसे में एक टाइम मैगजीन की जो एक कवर स्टोरी छपी थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, तो उसमें एक शीर्षक दिया गया था कि डिवाइडर इन चीफ, और उसमें मोदी की एक तस्वीर बनी थी। लेकिन उसमें कुछ बदलाव नज़र आया है। अब वो कह रहे हैं मोदी यूनाइटेड इंडिया। तो क्या ये समझा जाए कि इस जीत के बाद न सिर्फ जो बिम्स्टेक जैसे मेंबर देश सिर्फ वहां तक, बल्कि इसका उससे ज़्यादा भी एक इफेक्ट देखा जा रहा है इस लैंडस्लाइड विक्ट्रियस मैंडेट की वजह कर? देखिए, जो प्रचंड जीत मिली है, जनाधार का सम्मान सभी लोग करते हैं। जिस तरीके से जो जनाधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, उसके बाद तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और जिस तरीके से सम्मान दिया, उसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, इजराइल भी है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने फ़ोन करके विशेष तौर पर स्वागत और अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है। ऐसे में टाइम मैगजीन ने जिस तरीके से आर्टिकल लिखा, वो भी चुनाव प्रचार के एकदम बीच में, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया। हाँ, प्रतिक्रिया जरूर आई बीजेपी की तरफ से कि इस तरह से लेख नहीं होने चाहिए। उस समय ये भी कहा गया कि चूंकि उसका उनके जो लेखक थे वो पाकिस्तानी थे, तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन जनादेश के हवा को भांपते हुए टाइम मैगजीन ने भी अपना रुख बदला और आज तारीफ में उन्होंने आर्टिकल लिखा। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि एक प्रचंड जीत
और एक जनादेश, जो एक प्रचंड जनादेश बीजेपी को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, उसका सम्मान जब पूरे दुनिया में लोग नतमस्तक हैं, जब पूरी दुनिया सम्मान कर रही है, वैसे में टाइम मैगजीन क्यों पीछे रह जाए। इसलिए ये टाइम मैगजीन का यू टर्न कह सकते हैं। टाइम मैगजीन भी इस बात को समझती है कि अगर हवा के रुख के साथ नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो इसका आगे नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी अनूप, एक और बात काफ़ी अहम यहाँ पर है। चुनाव के दौरान और चुनाव के कैंपेन के दौरान जिस तरह से तलखी देखी गई, खासतौर से मगरबी बंगाल में बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, और कुछ ऐसा ही नज़ारा और ऐसे ही मंजर देखने को मिल रहा था जब अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी या आप वर्सेस बीजेपी का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग कभी एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा सुनना पसंद ना करें, लेकिन क्या वो सिर्फ एक इंतखाबी सियासत होती है? और अब जो इशारा है ममता बनर्जी की तरफ से भी कि वो भी मौजूद रहेंगी इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में, अरविंद केजरीवाल की तरफ से खबर है कि वो भी मौजूद रहेंगे ओथ टेकिंग सेरेमनी में, तो इसे बहुत एक पॉजिटिव स्टेप माना चाहिए और डेमोक्रेसी की शायद यही एक पहचान भी है। देखिए, वाकई जिस तरह से आपने कहा, वाकई ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनाव का वक्त था, ऐसे में ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की तल्ख टिप्पणियां की, नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर तल्ख टिप्पणियां की। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो चुनाव के वक्त जरूर होता है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि जो एक कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह, वो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। ये सरकारी और एक संवैधानिक कार्यक्रम है जिसमें एक कटसी होता है, जिसमें सभी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होते हैं। ये परंपरा रही है और इस परंपरा का सभी लोग निर्वहन करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में सभी मुख्यमंत्री आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और वो भी सौहार्दपूर्ण तरीके से मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो एक संबंध होता है वो एक संवैधानिक संबंध है। एक जो उन दोनों के बीच जो रिश्ते होते हैं एक संवैधानिक रिश्ते होते हैं जिनको निभाना होता है। ममता बनर्जी ने भी इसी बात को कहा है कि चूंकि ये कार्यक्रम सरकारी है, संवैधानिक कार्यक्रम है, ऐसे में शिरकत करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आज शाम को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं, कल इस समारोह में शिरकत करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी वही चीज कर रहे हैं। तो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद होंगे और इस समारोह में शिरकत करेंगे। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है। और ये परंपरा रही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शिरकत करते हैं। जी अनूप, एक सवाल और अहम इस बात को लेकर है कि कोशिश हमेशा ये होती है, कहा जाता है कि आप तभी सुरक्षित होंगे, आप तभी तरक्की की राह पर होंगे जब आपके रिश्ते पड़ोसी मुल्कों से बेहतर होंगे। मैं थोड़ा सा फिर से उसको शिफ्ट करना चाह रहा हूं कि पिछली बार सार्क, इस बार बिम्स्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन ठीक है, बिम्स्टेक एक देशों का एक समूह है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में से अगर पिछली बार भी कोई पाकिस्तान से नहीं आया होता, इस बार भी कोई इन्वाइटी नहीं होता, तो शायद वो बात उस तरह से नहीं देखी जाती। लेकिन पिछली बार नवाज शरीफ का यहाँ आना और इस बार इन्विटेशन नहीं जाना, क्या इस लॉन्ग टर्म में पड़ोसी मुल्कों के साथ होने वाले अच्छे रिश्तों पर कुछ असर नहीं पड़ेगा? देखिए, साफ तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ग्रहण लिया, उस वक्त उन्होंने साफ संकेत दिए कि जो सभी पड़ोसी देश हैं उनके साथ वो संबंध बहुत अच्छे रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी न्योता भेजा। नवाज शरीफ उस न्योता को उन्होंने स्वीकार करके वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करने पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 सालों तक पाकिस्तान के साथ बहुत ही बेहतर संबंध थे जब तक नवाज शरीफ वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के परिवार में वो शादी समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे थे, एक पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके। तो संबंध वो सुधारने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन लगातार भारत की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद करे, पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने में भारत की सहायता करे और जो लगातार
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है जिसको प्रोत्साहित पाकिस्तान करता है उसमें लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। जिस तरीके से उरी में घटना हुई, जिस तरीके से बाद में जम्मू कश्मीर में घटना हुई, उसके बाद भारत ने उस रुख में परिवर्तन किया और एक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि अच्छे रिश्ते के लिए वो अच्छा रिश्ता रखेंगे, लेकिन अगर रिश्ते अगर अच्छे नहीं रखना चाहता है पाकिस्तान तो फिर अच्छे रिश्ते रखने में कोई फिर अगर वो आक्रामक रवैया ही अपनाएगा तो उसके लिए जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। आपने खुद देखा कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो तल्ख रिश्ते पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए। आज भी भारत की तरफ से ये आधिकारिक तौर से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर इस बात को लेकर कमिटेड होता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अगर भारत के साथ वो खड़ा दिखाई देता है तो पाकिस्तान से आगे अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। ये तय करना भारत का काम नहीं है, ये तय करना पाकिस्तान का काम है कि वो भारत के साथ रिश्ते कैसे रखना चाहता है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर के अगर रुख अपनाता, पॉजिटिव रुख अपनाता है, भारत के साथ खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अपना लचीला रुख अपनाएंगे और पाकिस्तान के साथ जो है आगे आने वाले वक्त में संबंध अच्छे हो सकते हैं। जी अनूप, एक सवाल और आखिरी सवाल है कि क्या कुछ खबरें मिल पाई हैं कि किन किन देशों के जो चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ बुलाए जा रहे हैं मेहमान खुसूसी, वो पहुंच चुके हैं? ऐसी कुछ खबर है? कौन कौन यहाँ पहुंच चुका है दिल्ली अब तक? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी किसी की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कोई कल 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में धीरे धीरे अब राष्ट्रीय अध्यक्षों का आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किस देश के कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन इतना तय है कि जिन जिन राष्ट्रों के अध्यक्षों को न्योता भेजा गया, सभी जो देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस समारोह में शिरकत करने जरूर पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप इन तमाम जानकारी के लिए।